नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार में, हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बांदा से है। रक्षाबंधन के मौके पर बड़ा नाव हादसा हो गया है। फतेहपुर से मरका गांव जा रही थी 33 यात्रियों से भरी एक नाव जो कि यमुना नदी को पार कर रही थी। तभी नाव अचानक तेज बहाव के चलते भंवर में फंस गई और डूब गई। अब तक 3 लोगों के शव नदी से निकाले जा चुके हैं, लेकिन 17 लोग अभी भी लापता हैं। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लेते हुए हर संभव मदद पहुंचाने के आदेश दिए हैं। गोताखोरों की टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। आज सुबह हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण पानी का बहाव काफी तेज था। इसे भी हादसे की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। पानी के तेज बहाव के कारण गोताखोरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बांदा में आज एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर यमुना नदी में एक नाव जो है यहाँ पर कहा जाए तो गहरे पानी में समा गई है। नाव में बताया जा रहा है लगभग 25 से 30 लोग थे। अगर प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस का दावा है कि 25 लोग थे, लेकिन स्थानीय लोग जो है बता रहे हैं कि 35 से 40 लोग नाव में सवार थे। और यही वो घाट है जिस घाट से जो है यह बांदा जनपद का मरका थाना क्षेत्र का मरका घाट है। यहाँ से फतेहपुर की ओर तमाम लोग जा रहे थे और उसी दौरान नाव जो है नियंत्रित हो गई। और नाव का जो बताया जाए कि नाव का एक तरफ का हिस्सा जो है वो टूट गया था, जिसकी वजह से नाव जो है गहरे पानी में समा गई है। हालांकि अगर बात की जाए तो अब तक जो देखिए पुलिस प्रशासन की बात की, पुलिस प्रशासन रेस्क्यू टीम यहाँ पे लगी हुई है, गोताखोर। हालांकि नदी में इस वक्त अगर कहा जाए तो बरसात का जो है पानी अधिक होने की वजह से नदी में रेस्क्यू करने में दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो तमाम जो गोताखोर बुलाए गए हैं, कई थानों का फोर्स आया है। हालांकि 3 लोगों की, 2 बच्चे और एक जो है महिला की पुलिस ने यहाँ से डेड बॉडी जो है 100 निकाल ली है। लेडीज जा रही थी, बीच में हवा तेज़ होने के कारण लहरें उठ रही थी, उसमें नाव डिसबैलेंस हुई है और नाव में पानी दोनों तरफ से भरा और नाव डूब गई है। अभी तक जो हम लोगों ने प्रयास करके 13 लोगों को रिकवर किया, सुरक्षित है। 17 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं और 3 कैजुअल्टी है, जिसमें 2 लेडीज हैं और एक बच्चा है। ये संख्या घट भी सकती है क्योंकि कोई एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है कितने लोग नाव में सवार थे। कौन लोग थे, लोग कहाँ के रहने वाले थे, कुछ जानकारी मिली? मृतक की कोई सूचना नहीं है। अच्छा, जितने थे वो बोले हमारी नाव है, हम भी डूब जाएंगे, तुम किनारे में लो। मैं ये भी बोला कि जितना की नाव का खर्च होगा मैं दूंगा, आदमी मैं बचाऊंगा, तुमको। उसमें कितने लोग थे? इसमें कम से कम 40, जो घटना हुई 40 आदमी थे। कम से कम 15 आदमी वापस आ गए, 25 मर गए। घटना इस हुई कि नाव जो है ना पल्ला टूटने के बाद नाव डूब गई। कितने आदमी खत्म हो गए? 8 बेरिया रही, 4 लड़के रहे हैं। बिहार में नई सरकार बनने के बाद जातीय जनगणना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा है कि कल तक बिहार में महागठबंधन के लोग बीजेपी पर आरोप लगाते थे, लेकिन अब बिहार में इनकी सरकार है। ऐसे में इन्हें बिहार से जातीय जनगणना का ऐलान शुरू करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल और जदयू गठबंधन की सरकार बनी है। कल तक राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट और जदयू के लोग ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी बाधक है, जातिवार जनगणना नहीं करने दे रही है। अब तो आप स्वतंत्र हो गए हैं। एक तरफ जदयू, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार है, तो हम तो माननीय तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार और चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश जी से कहूंगा कि अब तो आप लोग स्वतंत्र हैं और बिहार से ही शुरू करिए जातिवार जनगणना का ऐलान। और आप लोग मिल करके बिहार में जातिवार जनगणना 6 महीने के अंदर करा करके ये साबित करिए कि हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को हिस्सा देना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि बिहार की तरह पूरे देश में विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। ये देश की इस वक्त की मांग है। नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ के यूपीए के साथ चले गए हैं, तो क्या अब आपको लगता है कि 2024 लोकसभा से पहले जितने भी गैर बीजेपी दल हैं, अगर चाहे भाई उत्तर प्रदेश के दलों की बात करें या अन्य दलों की बात करें,
उनको एक साथ आ जाना चाहिए? अगर भारत माता को टुकड़े टुकड़े में बिकने से बचाना है, महंगाई पर लगाम लगाना है, बेरोजगारी खत्म करना है, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है, तो मोदी को हटाना पड़ेगा। 68% लोग हिंदुस्तान में मोदी जी को नहीं चाहते। सिर्फ 32% ओबी एलाइज के साथ वोट पाकर मोदी जी सत्ता में हैं। तो वक्त का तकाजा है, जैसा बिहार में हुआ वैसा पूरे देश में होना चाहिए। और ये 62%, 68% अगर मजबूती से मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हुए तो मोदी को अगर 50% भी वोट मिल गया तो हम लोगों को 50% भी अगर मिल जाए। और एक बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का अवलोकन किया है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है। सैफई से लखनऊ जा रहे थे अखिलेश यादव, इसी दौरान वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होते हुए गुजरे, जहां कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का अवलोकन किया है। यूपी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया था और अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सफर करते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़क के किनारे खड़े थे। अखिलेश यादव ने इन सभी से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है। दोनों की मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली है। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ब्राह्मण या फिर दलित चेहरे पर मंथन किया जा रहा है। विनोद सोनकर, विद्यासागर सोनकर, रामशंकर कठेरिया, लक्ष्मण आचार्य का नाम भी रेस में है। बीएल वर्मा, सुब्रत पाठक का नाम भी चर्चा में है। तो वहीं डॉक्टर दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा के नाम भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी मामले में नया मोड़ आ गया है। आनंद गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले अमर गिरी ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा है कि उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया है और किसी को नामजद भी नहीं किया है। अमर गिरी का शपथ पत्र आने के बाद पूरे मामले की दिशा बदल गई है। ऐसे में अगर कोर्ट की इजाजत के बाद अमर गिरी मुकदमा वापस ले लेते हैं तो न केवल मुख्य आरोपी बनाए गए आनंद गिरी बल्कि आरोपी आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो सकता है। इसी बीच आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सुनवाई भी हुई। इस दौरान सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने 6 दिन की मोहलत दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के खुदकुशी मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल मुकदमा दर्ज कराने वाले महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य अमर गिरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया है और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कोई मुकदमा नहीं दर्ज कराया है और जो दर्ज मुकदमा है उसको वापस लेने की इच्छा जताई है। ऐसे में अगर कोर्ट इजाजत देती है तो इस मामले में आनंद गिरी को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि आनंद गिरी मुख्य आरोपी बनाए गए थे। उनके साथ साथ आद्या प्रसाद तिवारी जो कि बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी थे और उनका बेटा संदीप तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है। तीनों फिलहाल नैनी सेंटर जेल में बंद है। लेकिन अगर मुकदमा वापसी की इजाजत कोर्ट देती है और अमर गिरी अपना मुकदमा वापस लेते हैं तो आनंद गिरी की जमानत की राह आसान हो सकती है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सुनवाई चल रही थी। आज जो सुनवाई होनी थी उसमें 12 बजे सुनवाई शुरू हुई, जिसके बाद सीबीआई ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांगी है। कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी को मंजूर करते हुए 6 दिन की मोहलत दी है और अब इस मामले की अगली तारीख 18 अगस्त को लगाई गई है। अब यह देखना है कि इस नए मोड़ के आने के बाद आनंद गिरी की जमानत की राह कितनी आसान होती है और कोर्ट इसमें क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। एम्स में उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। कल जिम के दौरान राजू श्रीवास्तव ट्रेडमिल पर गिर गए थे, जिसके बाद से लगातार एम्स में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की माने तो उनके हार्ट के बड़े हिस्से में 100% ब्लॉकेज आया है। इस वक्त वो एम्स के कार्डियक केयर यूनिट में भर्ती हैं।
जहां उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं। ये माना जा रहा है कि राजू श्रीवास्तव के लिए अगले 24 घंटे काफ़ी अहम हैं, क्योंकि अभी तक हालत में कोई सुधार हुआ नहीं है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव की पत्नी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। साथ ही अधिकारियों को उनकी हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एम्स के निदेशक से बातचीत की है। और राजू श्रीवास्तव के जल्द स्वस्थ होने के लिए हवन किया जा रहा है। कानपुर में लोगों ने हवन कर उनके जल्द ठीक होने की कामना की। राजू श्रीवास्तव हार्ट अटैक के चलते दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया। श्रीकांत त्यागी ने महिला से छेड़छाड़ को लेकर दर्ज किए गए एफआईआर में जमानत याचिका दायर की थी। गालीबाज नेता को अभी जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी पर दर्ज 420, 419, 482 आईपीसी केस में सुनवाई 16 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि नोएडा पुलिस ने 25,000 के नामी गालीबाज श्रीकांत त्यागी को मंगलवार को मेरठ से गिरफ्तार किया था। उसी दिन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पुलिस की हिरासत में जाते हुए आरोपी मीडिया के सवालों से बचता हुआ नजर आया था। श्रीकांत त्यागी लाया जा चुका है, आप देखेंगे तस्वीरों में सेक्शंस लगाए गए हैं। उसकी बाबत रिपोर्ट मंगाई गई थी संबंधित थाने से। चूंकि आज कोर्ट में काम नहीं चल रहा है, इस वजह से उसमें आगे की डेट मुकर्रर कर दी गई है और 16 तारीख उसमें फिक्स की गई है। आईओ महोदय रिपोर्ट लेके नहीं आए, इस वजह से उसमें डेट लगाई गई है। और दूसरा, क्योंकि और लोगों की बेल, क्योंकि और लोग पहले पकड़े गए थे, उसमें 354 में बेल खारिज हो चुकी थी। आज श्रीकांत त्यागी जी की भी बेल उसमें खारिज हो गई है। और एक बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां पर फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध हुआ है। सिनेमा हॉल के बाहर प्रदर्शन किया गया है। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। आमिर खान की फिल्म है लाल सिंह चड्ढा। सिनेमा हॉल के बाहर पोस्टर भी फाड़े गए हैं। आज फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने फिल्म का विरोध किया, पोस्टर फाड़े हैं और सिनेमा हॉल के बाहर नारेबाजी की। आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरा देश झूम रहा है। लखनऊ में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर मदरसों में अनोखी छटा देखने को मिली। मदरसों में बच्चों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर देशभक्ति के गीत गाए और राष्ट्रगान की प्रैक्टिस भी की। मदरसे में 11 से 17 अगस्त तक कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। साल चूँकि हमारे मुल्क की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और पूरा मुल्क इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पे मना रहा है, तो हमारे यहाँ दारुल उलूम फरंगी महल लखनऊ में भी इस ओकेजन को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियां चल रही हैं। और अभी आपने देखा कि बच्चे नेशनल एंथम की प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुजाहिदीन आज़ादी की जो कुर्बानियाँ रही हैं उस पर बच्चों ने स्पीचेस भी तैयार की हैं। उसमें क्विज कंपटीशन भी होगा। देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 11 से 17 अगस्त तक तमाम तरह के कार्यक्रम करने के आदेश दिए थे, आह्वान किया था और उसका असर मदरसों तक पर नज़र आ रहा है। राजधानी लखनऊ के दारुल उलूम फरंगी महल मदारिस में इस समय हम मौजूद हैं, जहां के बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति तराने पढ़ रहे हैं। 11 तारीख से 17 तारीख तक तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें आज़ादी में शहीद हुए तमाम जो वीर सपूत हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। मदरसों के बच्चों के भीतर भी एक देश का जज्बा जागृत हो सके, उनके बीच तमाम तरह के कंपटीशन आयोजित कराए जा रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो उसमें मदरसे के बच्चे भी पीछे नहीं हैं। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। एक और बीजेपी तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लखनऊ में अनुराग भदौरिया की अगुवाई में मुंशी पुलिया चौराहे से मानस विहार कॉलोनी तक बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान अनुराग भदौरिया ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा एकता का संदेश है।
ये पूरा वार्ड जो आप देख रहे हो, इंदिरा नगर, मानस नगर, और यहाँ से हम कल्याणपुर होते हुए तिरंगा यात्रा को ख़त्म करेंगे। ये तिरंगा यात्रा अभी शुरू हुई है और ये अभी थोड़ी देर में कम से कम नहीं तो पूरा वार्ड को घूमते हुए ख़त्म होगी। ये संदेश है, हम सब एक हैं, हम सब इस समाज के अंदर में जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी जात धर्म के हों, सभी मिल के एक साथ रहते हैं। ये संदेश है कि सभी लोग हिंदुस्तानी हैं और हम तिरंगा और तिरंगा के साथ पूरे लखनऊ में भ्रमण करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एमएलसी संजय मयूख को राखी बांधी। मयूख बीजेपी मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। वहीं संजय मयूख ने उपहार में स्मृति को तिरंगा भेंट किया है। ये तस्वीरें देखिए आप। संजय मयूख जो कि एमएलसी हैं, उनको केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राखी बांधी है और इस दौरान मयूख ने स्मृति ईरानी को तिरंगा भेंट किया। सीतापुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सतीश सिंह का जंगल से शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही परिजनों सहित पुलिस मौके पर पहुंची। बीजेपी नेता के सिर में चोट के निशान मिले हैं। परिवार वाले सतीश की हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि सतीश 2 दिन पहले 50,000 कैश लेकर घर से कपड़े खरीदने के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम तक जब वो वापस नहीं लौटे तब परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला महोली कोतवाली इलाके का है। मुकदमा लिखाने के लिए नहीं आए, ढूंढ रहे थे। उनका आज 100 लाख बगल स्टेशन में और हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है। बॉडी पे कोई ऐसा गहरा चोट नहीं लगी कि उनकी हत्या की गई है। फिर भी चूँकि अरसों से गायब थे वो और सड़क पर उनकी बॉडी मिली है, तो हम लोग आशंका बस हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यदि हत्या की पुष्टि होती है तो कार्रवाई करेंगे। और अब खबर मथुरा से, जहां पर एक महिला ने अपने पति को प्रेमी की खातिर पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। सोमवार को महिला ने अपने पति को जला दिया, जिसकी आज दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला के अवैध संबंध थे, जिसको लेकर पति आए दिन विरोध किया करता था, जिसके चलते घर में हमेशा कलह रहती थी। पति दिल्ली विकास प्राधिकरण में काम करता था, जो दिल्ली में ही रहता है और वीकेंड पर घर आता था। वहीं पुलिस ने आरोपी महिला के फोन रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की है। घटना कोसी कला के मीना नगर इलाके की है। जलाया पापा को? ये नहीं, मम्मी ने। कैसे जलाया? क्या? कैसे जलाया उनको? ये पेट्रोल से। पेट्रोल डाल दिया? हाँ। अच्छा, उस समय आप कहाँ पर थे? उस समय मैं सो रहा था। बाहर सो रहे थे। कितने बजे की बात है ये? यहाँ पे थे जब पापा। ये थी 4:45 बजे की बात। 4:45 बजे। हाँ। रात को कोई झगड़ा वगड़ा भी हुआ था कोई मम्मी पापा का किसी बात को लेकर? कोई नहीं। और बांदा नाव हादसे में बड़ा अपडेट आया है। बांदा में 4 घंटे से यमुना नदी में 17 लोगों की तलाश जारी है। लोगों को खोजने के लिए नदी के किनारे लाइट की व्यवस्था भी की गई है। शाम करीब 4 बजे यमुना नदी में नाव पलट गई थी। नाव पर 33 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। 13 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 17 लोगों की तलाश अभी की जा रही है। मौके पर डीएम के साथ यूपी सरकार के राज्य मंत्री भी मौजूद हैं। चूंकि अंधेरा होता जा रहा है, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखने के लिए घाट के किनारे लाइट का इंतजाम भी किया गया है, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहे। कोशिश ये की जा रही है कि लापता लोगों की जल्द से जल्द तलाश की जा सके, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। मैं आपको दिखा सकता हूँ, रात का वक्त हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जिला प्रशासन ने रात के वक्त भी यहाँ रेस्क्यू करने के लिए जो है लाइटिंग की व्यवस्था की है। हालांकि नदी में जो है, अगर कहा जाए नदी का जलस्तर अधिक होने की वजह से नदी में रेस्क्यू करने में भारी दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो प्रशासन ने लगभग 3 से 4 जो है बोटें लगाई हुई हैं। लगभग 8 से 10 जो है गोताखोर यहाँ पर लगातार जो है नदी में जो लोग डूबे थे उनसे 17 लोगों की तलाश कर रही है। फिलहाल अब तक जो अगर कहा जा रहा है, जो प्रशासन का दावा है, पुलिस का दावा है कि 4 लोगों के यहाँ से 100 बरामद हो चुके हैं और 13 लोगों को यहाँ से सही सलामत जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार रात में रेस्क्यू कैसे होगा, तो उसके लिए आपको बता दें कि यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम इलाहाबाद
इलाहाबाद से आ रही है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं मंडल के अधिकारी बैठे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकृष्ण निषाद बैठे हैं, DIG बैठे हैं, चित्रकूट धाम मंडल DM बैठे। अगर कहा जाए तो जिले का पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं गाँव में यहाँ पर जो लोग यहाँ से जा रहे थे फतेहपुर की, और उनके यहाँ तमाम परिजन लोग भी हैं, तो लोगों में खासा अगर कहा जाए तो लोगों में जो है कहीं ना कहीं दुख भी व्याप्त है और ये बड़ी दुखद घटना रही है। अब यहाँ पर देर रात प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, क्या कैसे आगे प्रशासन जो है यहाँ पर रेस्क्यू रात में करेगा, उसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ जिलाधिकारी बांदा है। सर, आपसे बात करना चाहेंगे सर कि रात में सर क्या कैसे रेस्क्यू करेंगे? सर नदी में पानी भी अधिक है, कितनी नावें लगाई गई, कितने गोताखोर लगाए और कौन सी टीम डिप्लॉय करी जाती है वहाँ पर? ये मरका गांव के पास बबेरू तहसील जो बांदा की है, वहाँ यमुना जी में एक नाव के पलटने की सूचना मिली है और जिसमें लोग 20-25 लोग सवार बताए जा रहे हैं। इसमें से 13 लोग को बचा लिया गया है और 3 लोगों का शव भी बरामद हुआ है। वहाँ तत्काल स्थानीय पुलिस SDRF को रवाना किया गया है प्रयागराज से, और जो वहाँ के DM, SSP तथा DIG है उनको शासन के द्वारा निर्देशित किया गया है कि तुरंत वहाँ जाएं और रेस्क्यू ऑपरेशन करें। और स्थानीय जो रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे फायर सर्विस के लोग कर्मचारी हैं और जो जाल वगैरह लोगों से लेके उससे भी उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। SP का कहना है कि वहाँ अभी बरसात हो रही है, हवाएं भी तेज़ चल रही हैं, तो इसके कारण कुछ डिले हो रहा है, लेकिन वहाँ ज़ोर शोर से रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है। सभी अधिकारी हमारे मौके पर हैं और शासन के द्वारा निर्देशित किया गया है कि वहाँ की जो भी डेवलपमेंट्स हो और उसको, और जब तक अंतिम व्यक्ति तक हम लोग को रेस्क्यू नहीं कर लेते हैं तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहे। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।